Hello everybody, how are you? Well, good. तब जो कुछ भी हम लोग इस पिछले क्लास में पढ़े हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या आप उसे रिवाइज करते जा रहे हैं? रिवाइज करना ज़रूरी है, और अगर रिवाइज कर रहे हैं तो फिर अब उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे आज हम लोग देखना चाहें। यस, तो जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्कस किया है, उसका एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में होगा। तो हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चलें प्रोसीड कर लें, या थ्योरेटिकल पॉइंट्स को भी आगे बढ़ाएं न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, तो नाउ यू आर रेडी टू प्रोसीड? यस, चलिए ठीक। Yes, this is the numerical number 1. Have you written? You are writing. लिख रहे हैं? ठीक है, लिख लीजिए। लेकिन अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने से पहले हम इसे एक बार पढ़कर समझ लें, बेहतर है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों को क्या करने को कहा जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। ओके, बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्टिव है उसे पता करने के लिए कहा जा रहा है। कब? जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, मास ऑफ द सन इज 2.0 into 10⁻30 किलोग्राम एंड द मास ऑफ द अर्थ इज 6.0 into 10⁻24 किलोग्राम। जी, तो दोनों का मास दिया हुआ है, सन का भी मास दिया हुआ है और अर्थ का भी मास दिया हुआ है। तो अब क्या चाहिए? दोनों मास के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 into 10⁻11 मीटर। जी, तो अब ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज्ड बेस प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए फोर्स को पता करने के लिए हम डायरेक्टली उस फॉर्मूला को ही यहाँ पर फिट करें। जी, ये हमारा इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। तो M1 और M2 और R ये हमें चाहिए था। क्यों? इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज करने जा रहे हैं इसमें, है ना, या इस फॉर्मूले में हम इन इंफॉर्मेशंस को फिट करने चल रहे हैं ताकि हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अब M1 किससे रिप्लेस होगा? मास ऑफ सन से, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। M2 किससे रिप्लेस होगा? मास ऑफ अर्थ से, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और R दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो अब इसमें फिट कीजिए। जी, तो अब हमने क्या किया? जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ है उसको हमने यहाँ पर फिट कर दिया। M1 को किससे रिप्लेस किया? मास ऑफ सन से। M2 को किससे रिप्लेस किया? मास ऑफ अर्थ से। और R जो हमारा डिस्टेंस दोनों के बीच का है वो R है। ठीक, तो अब वो वैल्यूज जो यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन के मुताबिक वो हमने यहाँ पर फिट किया। ये G का वैल्यू है 6.67 into 10⁻11 और मास ऑफ सन यहाँ पर दिया हुआ है 2.0 into 10⁻30 और मास ऑफ अर्थ यहाँ दिया हुआ है 6.0 into 10⁻24। तो ये यहाँ पर फिट कर दिया। और R का वैल्यू जो दिया हुआ है 1.5 into 10⁻11 वो यहाँ पर फिट कर दिया। इसका स्क्वायर है यहाँ पर। यस, तो अब हमें क्या करना है इसमें? अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट पाना है। तो आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। जी, तो ये है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आपने देख लिया। अब अपने आंसर से आप मैच कर सकते हैं अगर किसी ने सिंप्लीफाई किया है तो। किस तरह से सिंप्लीफाई हुआ है? यहाँ जो वैल्यू लिखा था 6.67 into 10⁻11 और
2.0 into 10 to the power 30 और 6.0 into 10 to the power 24। इन सबों को हमने इस तरह से किया कि 2.0 है तो ओनली 2 लिखा, 6.0 है तो ओनली 6 लिखा, ठीक है। और 10 के पावर जितना भी था उसको मैंने एक साथ अटैच कर दिया। तो जो बेस सेम रहने पर पावर तो ऐड होता है, तो 30 प्लस 24 और माइनस 11, यहाँ चूंकि 11 निगेटिव साइन के साथ है इसलिए माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब बाकी जो बचा 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 का स्क्वायर, इसके लिए हमने लिखा 1.5 इंटू 1.5 और इंटू 10 टू पावर 11 टू कितना होता है 22, ठीक है। तो 11 का पावर डबल करके 22 लिखा, 10 टू पावर 22 हुआ ये, ओके। अब इसको सिंपलीफाई करने में 2 3 जा 6 है ना, और 0.5 3 जा 1.5, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब उसके बाद कैंसिल होने के बाद अब क्या बचा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी न्यूमरेटर में बच रहा है वो भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा सबको एक साथ, ठीक है। क्योंकि अब तो कैंसिलेशन हो नहीं पा रहा है, तो नहीं होने पाने की वजह से इसे मल्टीप्लाई किया, 26.68 लाया और ये 0.75 आया डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में कितना आया 26.68 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से कितना आया 0.75 और 10 टू पावर 22 है, ठीक है। और ये 10 टू द पावर सिंपलीफाई करके कितना आया है 43, ओके। अब क्या होगा कि अब इसका 2 जीरो और ले लिया जाए तो इसका डेसिमल रिमूव कर दे सकते हैं, और इसमें भी 2 जीरो ले लें तो इसका भी डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, वही किया यहाँ पर। तो 2 जीरो उसका ले लेने के बाद पावर जो है 2 से रिड्यूस होकर जाएगा और ये 41 हो गया, ठीक है। 26 और 68 और ये 0.75 जो था वो कितना हो गया 75 डायरेक्टली, ठीक है। इसका भी पावर 2 जीरो रिड्यूस हो जाएगा तो इसका पावर 22 से 20 आ जाएगा रिड्यूस होकर के, ठीक है। अब ये सारे वैल्यू जो है, अब ये 10 टू द पावर के लिए हमें तो कोई ज्यादा फिक्र नहीं करना है, सिंपली अब 26 68 में 75 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या आया है 35.5 है ना, ये डिवाइड करने से आया है, ठीक है। वहां कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद 10 टू द पावर 41 माइनस 20 है ना, तो ये 21 आएगा, ओके, ठीक है। तो अब f इक्वल टू आएगा 35.5 इंटू 10 टू द पावर 21 है ना, ये न्यूटन में आएगा, न्यूटन यहाँ लिखा है। लेकिन उससे पहले कि हमने क्या किया है, इसका एक और जीरो क्या किया हमने, रिड्यूस के बजाय हमने इंक्रीज कर दिया है, और तब कितना लिखा है 22। क्यों किया ऐसा इसलिए किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 35.5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो डेसिमल हमारा 1 डिजिट लेफ्ट आएगा। 1 डिजिट लेफ्ट आने के लिए डेसिमल जब आएगा तो फिर उसके लिए 10 टाइम्स वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। 10 टाइम्स वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, इसलिए मेंटेन करने के लिए 10 टाइम्स यहाँ इंक्रीज किया गया है। तो अब 21 को बजाय कितना हो गया 22, तो 3.55 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन का ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच, अर्थ और सन के बीच, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो इट्स ओवर जी। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 2। आप लिख भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, नहीं एक बार पढ़िए और इसमें देखिए कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है और वो हमसे क्या चाहता है। Two bodies A and B of masses m and 2m, ये m मास है और ये 2m मास है, ठीक है। R kept, ये मास m और 2m के बाद रेस्पेक्टिवली है, रेस्पेक्टिवली वो ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। R kept at a distance d apart, d डिस्टेंस apart रखे गए हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना d। तो सवाल ये है, इतना तो इंफॉर्मेशन दे दिया कि दो मास को, जैसे ये एक मास है m और ये एक मास है 2m, ठीक है। दोनों मास को रखा गया है, कितना डिस्टेंस अपार्ट, d डिस्टेंस अपार्ट रखा गया है। तो अब ये हमसे क्या चाहता है, डिमांड क्या कर रहा है, वेयर शुड ए स्मॉल पार्टिकल बी प्लेस्ड, कहां पर एक स्मॉल पार्टिकल रखा जाए, छोटे साइज का ऑब्जेक्ट रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स है ना ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर ब्रैकेट है ग्रेविटेशन, ऐसे भी आपको समझना चाहिए कि मास की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, ठीक है। तो सो दैट द नेट फोर्स
ऑन इट इज जीरो। नेट फोर्स जो पार्टिकल रखा जाएगा थर्ड पार्टिकल उस पर जीरो होगा। कहाँ रखा जाए वो थर्ड पार्टिकल, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे कैसे आंसर कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट एंड प्रोसीड। ओके, जी क्या रखा हमने? x, डिस्टेंस x। क्या लिखा? द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मास, तीसरा पार्टिकल जो रखा जा रहा है उसका डिस्टेंस। कहां से? तीसरा पार्टिकल का मास क्या दे रहे हैं हम? थर्ड पार्टिकल का मास है डेल्टा m। ये दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मास तो होगा ना, उसी के लिए हम ये यूज करने जा रहे हैं, डेल m। ठीक है, फ्रॉम द मास m। जी किस, ये डेल m को कहां से रखा जा रहा है? किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं डिस्टेंस लेने के लिए? m मास का। मास m यहाँ है ना, 2m से हम नहीं जा रहे हैं लेने के लिए, m से जा रहे हैं। तो इस तरफ से आप यहां पर ले लीजिए x, ये थर्ड m हो गया, है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? x। तो फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स, है ना। यस, तो अब हमारा काम है कि इसका फोर्स इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो किस तरफ होगा? इस तरफ, है ना। और इसका फोर्स भी इस पर लगेगा, लेकिन वो किस तरफ लगेगा? राइट वार्ड, अट्रैक्टिव होने की वजह से ये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगर कि थर्ड पार्टिकल पर कोई भी नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, जीरो तो लिखा है ना, जीरो होना चाहिए, जीरो का मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जरूर ही दोनों फोर्स इक्वल होगा, तभी नेट इफेक्ट दोनों फोर्स का जीरो होगा। यस, तो दोनों फोर्स इक्वल करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस मास पे वो फोर्स, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस मास पे वो फोर्स, दोनों को हम इक्वल करेंगे। नाउ डू इट। जी, तो क्या किया हमने? टू बी नेट फोर्स जीरो, F1 इक्वल टू F2, हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब तब F1 को हम कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से M1 की जगह पर M रख करके, M2 की जगह पर डेल M रख करके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर करके, और यहाँ F2 के लिए हम यहाँ M1 को यूज करेंगे 2m, और M2 के लिए हम यूज करेंगे डेल m। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच का जो होगा वो d माइनस एक्स होगा, है ना। तो d माइनस एक्स का स्क्वायर कर लिया। ओके, अब जो कॉमन फैक्टर है बोथ साइड्स, है ना, वो कैंसिल कर देते हैं। g और g कैंसिल हो जाएगा, डेल m और डेल m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, m और m भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा? d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल होगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर पे। क्यों? ये जो 2 है वो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये d माइनस एक्स का स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। इधर तो कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, सिवाय 1 के, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। ठीक है जी, जब हम इसे सिंपलीफाई करने के लिए चलेंगे स्क्वायर रिमूव करेंगे, जब स्क्वायर रिमूव करेंगे LHS से तो RHS में जाएगा स्क्वायर रूट बन करके, है ना, और तब इसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस रूट 2x। ठीक है, अब प्लस माइनस रूट 2x, तो अब x का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x एक साइड में करना चाहिए। ठीक है जी, x का वैल्यू ये आया, है ना, x का वैल्यू ये आया। अब इसमें प्लस का साइन है, इसमें एक माइनस का साइन है, हमारे लिए कौन सा सुटेबल साइन होना चाहिए? जी, आंसर हमारा जो होगा वो सुटेबल साइन के साथ होगा। तो किस साइन को हम, सुटेबल साइन को हम यूज करें? प्लस को या माइनस को? एक लॉजिक अप्लाई करते हैं। अगर हम प्लस का साइन लेते हैं तो d में डिवाइड करेंगे तो प्लस का साइन लेने पर 1 प्लस रूट 2 होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक, और अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2 जो होगा वो निगेटिव होगा, है ना। तो x का वैल्यू भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये मास जो रखा गया है थर्ड मास, इन दोनों मास के बीच में वो नहीं रहेगा यहाँ पर, बल्कि वो इस मास से लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। जितना डिस्टेंस आएगा कैलकुलेट करने पर उतना डिस्टेंस पे। तो मान लिया जाएगा कि इस तरफ आप रख देते हैं, तब क्या होगा?
तो इस तरफ रखने से इसका जो फोर्स पड़ेगा इस पर अट्रैक्टिव होगा वो इस तरफ, और इसका जो फोर्स पड़ेगा इस पर वो भी अट्रैक्टिव होगा तो इसी तरफ। दोनों का फोर्स अट्रैक्टिव जो होगा वो एक साइड हो जाएगा, वन साइडेड। तो वन साइडेड फोर्स कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकता है जी, अनअफेक्टेड कर सकता है ना। दोनों को कभी भी बैलेंस कर सकता है नहीं, दोनों को कभी भी बैलेंस नहीं कर सकता, बल्कि और वो एडप्ट हो जाएगा और ज्यादा फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा, है ना। यस, तो इसलिए नेगेटिव साइन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पॉजिटिव साइन लेने पे हमें ये रिजल्ट मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा, d/1 + √2, है ना। अब अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे, ये रेशनल तो है नहीं, इरेशनल है ना। रेशनलाइज करेंगे तो इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और तब जो आएगा वो √2 - 1 टाइम्स d आएगा, समझा। तो ये आंसर आपके लिए रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ठीक है। तो इतना ही डिस्टेंस पर इस मास से राइट साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। इस ओवर जी, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। क्या कहता है इसमें, पढ़िए क्वेश्चन को। ये हमें ये कह रहा है जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे करके और जो कुछ भी हमसे पूछ रहा है उसी को समझना है पढ़ते हुए। टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, दो बॉडी है, दोनों के मास में कितना का इंफॉर्मेशन है, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के लिए, है ना। ये दोनों बॉडी क्या किए गए हैं, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं, है ना। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो डी डिस्टेंस से पार्ट था उसमें डी का वैल्यू अब यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 मीटर, ठीक है। वैसे फाइंड द एक्सेलरेशंस of the bodies assuming that only gravitational forces act। हमें अब क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमें अब क्या कहा जा रहा है, अब हमें ये कहा जा रहा है कि दोनों मास अगर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं ग्रेविटेशन के, तो फिर उसकी वजह से दोनों बॉडीज में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा। अब बात समझ में आई, यस। तो एक्सेलरेशन अब निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम फोर्स अप्लाई करें जी, उसका वैल्यू कितना है वो पता कर लें, और फिर एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज कर लें जी, F = ma, यस। तो हमें उससे एक्सेलरेशन a मिल जाएगा, तब हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। उन वैल्यूज को जो हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे दिए गए हैं हम इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला तो यही है। तो g का वैल्यू 6.667 × 10⁻11, m1 मास जो है 1 किलोग्राम, m2 मास जो है वो 2 किलोग्राम, और r डिस्टेंस है दोनों के बीच का, यहाँ पर फिगर में सब लेवलिंग किया हुआ है, ठीक है। तो 1², ठीक है, r² मतलब 1²। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू आएगा 2 × 10⁻6.67 × 10⁻11 न्यूटन। ये इतना फोर्स अप्लाई करेगा, कौन, ये मास इस पर इतना फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और बदले में न्यूटन थर्ड लॉ जो कहता है एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है वो एक्शन है, तो ये जो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा वो रिएक्शन होगा, है ना। तो ये भी इस पर इतना ही का फोर्स अप्लाई करेगा, यस। तो अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा दोनों में वो कितना कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर F = ma means a = F/m, ठीक है। तो ये m हम अगर 1 किलोग्राम लेंगे तो हमें इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बता देगा, और अगर ये m हम यहाँ पर से 2 किलोग्राम लेंगे तो फिर उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बता देगा, यस। तो हम यही करते हैं, यस। तो हमने m को m1 के लिए 1 किलोग्राम लिया, है ना, तो 1 यहाँ लिखा, m के बदले में अब यहाँ क्या लिखा 1। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उससे हम किससे यूनिट करने जा रहे हैं, a1 से। तो a1 = हो जाएगा
2 इंटू, यहाँ फोर्स है ना, यस, तो 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11/1, और ये जो वैल्यू देगा जी वो हमें इतना देगा, है ना, ये 10⁻11 इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 13.34 इंटू 10⁻11। अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल को आपको सिर्फ लेफ्ट 1 डिजिट लाना पड़ेगा, है ना। तो जब वहां पर 1 डिजिट लेफ्ट लाएंगे तो 10 टाइम्स वैल्यू रिड्यूस होगा, मेंटेन करने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻−10 हो जाएगा, है ना, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप कीजिएगा तो अगर कर लीजिए, और नहीं तो इतना आंसर हो गया, ठीक है। और m का वैल्यू अगर हम 2 किलोग्राम ले रहे हैं तो फिर हमारा एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसमें वो a2 से डिनोट करने जा रहे हैं, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय मास, तो 2 और 2 कैंसिल, है ना, 2 और 2 कैंसिल, तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो 6.67 इंटू 10⁻11 ओनली बच जाएगा, ये है ना, ये इतना आया, है ना, यही लिखा हमने 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये आया हमारा रिजल्ट दोनों का, तो एक में एक्सीलरेशन इतना का प्रोड्यूस हुआ, दूसरे में एक्सीलरेशन इतना का प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, और इसी के साथ न्यूमेरिकल नंबर 3 का भी आंसर ओवर, है ना, कंप्लीट, ओके, यस। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 4। रीड द क्वेश्चन properly. A ball is thrown upwards with some initial speed. किसी बॉल को ऊपर की तरफ कुछ इनिशियल स्पीड दे करके थ्रो अप किया जाता है। It goes up to a height of 19.6 मीटर। ये ऊपर की तरफ जो जाता है वो 19.6 मीटर तक जाता है, और उसके बाद 19.6 ये हाइट हो गया जहां तक ये पहुंचता है, एंड देन रिटर्न्स, और तब उसके बाद वापस आता है। फाइंड, तो अब उसके बाद पता करना है, ये हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड कीजिए द इनिशियल स्पीड 1 A B C D। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ए में क्या पता करना है, फाइंड द इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड जिस स्पीड से इसको ऊपर की तरफ थ्रो अप किया गया होगा वो इनिशियल स्पीड पता करना है। बी में द टाइम टेकन इन रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक जो ये जाता है ऊपर थ्रो करने के बाद हाईएस्ट पॉइंट तक, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा तो उसमें जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम कितना लगेगा वो पूछा जा रहा है। और थर्ड सी में the velocity of the ball 1 second before and 1 second after it reaches the maximum height। जो बॉल मैक्सिमम हाइट तक जाता है ऊपर की तरफ थ्रो करने पे, तो थ्रो करने पे जितना जाना था वो गया, कितना जाना था उसको 19.6 मीटर, इतना तक वो मैक्सिमम हाइट तक गया, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, ठीक। जितना टाइम लगा होगा उससे 1 सेकंड पहले तक का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक, 1 सेकंड पहले, है ना, जितना टाइम लगा होगा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में, उस टाइम से ठीक 1 सेकंड पहले जी बॉल का वेलोसिटी क्या रहा होगा, और ठीक उस टाइम के 1 सेकंड बाद बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों बातें पूछा जा रहा है पार्ट सी में, ठीक है। और फोर्थ डी पॉइंट में द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो फिर टोटल टाइम कितना लगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस होने में। तो यहाँ से अगर थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ तो ऊपर जाएगा और वापस यहाँ आएगा, ठीक है। तो जाने और आने में टाइम तो कुछ ना कुछ लगेगा, वो टाइम कितना होगा, ये 4 पार्ट क्वेश्चन में बना करके हमसे पूछा जा रहा है। अब हम इसका आंसर किस तरह से करेंगे, है ना, वी मस्ट डेवलप द आइडिया अबाउट देम, ठीक है। इन पॉइंट्स पर हमें आइडिया डेवलप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, ये हुआ एक रफ डायग्राम जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इसमें ग्राउंड लेवल पर मान लिया जाए ये बॉल, ठीक है, और यहाँ से इसे इनिशियल स्पीड v1 इक्वल टू v दे करके थ्रो अप किया जाता है, तो ये फिर पहुंचता है मैक्सिमम हाइट यहाँ तक h इक्वल टू 19.6 मीटर तक अपवर्ड गया, मैक्सिमम हाइट हो गया ये, ठीक। अब हम इसी के रेफरेंस लेकर के पॉइंट ए बी सी और डी चारों को आंसर करेंगे,
ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे लिए है पता करना इनिशियल स्पीड v1, ठीक है। हम ये सोचेंगे कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड या जहां पर मैक्सिमम हाइट मिलेगा उसको, वहां पर जाकर के बॉल क्या होगा, वो रुक जाएगा या मूव करेगा, रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो उसका वहां पर फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। यस, तो v2 हमारे लिए 0 होगा, ये 0। तो इनिशियल स्पीड v1 v हो गया, फाइनल स्पीड v2 0 हो गया, और मैक्सिमम हाइट जो अचीव किया वो 19.6 मीटर हुआ, ठीक है। तो अब v1 v2 और h के साथ एक और क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है जो यहाँ पर अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उसका नहीं दिया है। वो कौन सी क्वांटिटी है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं जी, तो बॉल ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ग्रेविटी उसको अपोज करता है जाने से, है ना। और इसीलिए उसका स्पीड क्या होता है, टाइम टू टाइम डिक्रीज करता है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते वो 0 हो जाता है, ठीक है। और फिर तब वहां से ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे आता है ना, यही ना होता है। तो ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटी ही उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है ना। रिटार्डेशन कब प्रोड्यूस करेगा, जब ऊपर जा रहा होगा। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस करेगा, जब नीचे आ रहा होगा। ओके, तो ठीक है। तो जी यहाँ पर लेना है, जी यहाँ पर अंडरस्टूड है, वैल्यू अगर नहीं दिया है तो वो लेना है। कितना वैल्यू लेंगे, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड का। ओके, तो अब हमारे पास 4 क्वांटिटीज में v1, v2, h और g, इन चारों क्वांटिटी में कोई इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा जो फिटेस्ट होगा वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैन यू गेस अबाउट द इक्वेशन, क्या आप उस इक्वेशन को गेस कर सकते हैं? यस, ये हुआ फर्स्ट पार्ट ए का आंसर, ठीक है। कितना आ रहा है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। कैसे सिंपलीफाई किया गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, हमने कहा कि v1 हम नहीं जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या था नहीं जानते, मान लिया v, ठीक है। v2 जहां मैक्सिमम हाइट पर जो पहुंचता है तो वो 0 हो जाएगा, ये भी हम अपना रीजन दे दिए v2 0 होने का। h मैक्सिमम हाइट जो पहुंचा है कितना, 19.6 मीटर, इसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन फिटेस्ट है वो हमारे पास v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh है ना, यही है सुटेबल। तो v2 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड है, तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया। v1 हमारा एज्यूम्ड है v, ठीक है, तो v हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ट्वाइस 2 तो 2 ही है, g का वैल्यू अंडरस्टूड है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, है ना। अगर कहीं पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और h जो मैक्सिमम हाइट जो दिया है वहाँ 19.6 मीटर का, तो ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब ये सभी को यूज करने के बाद ये तो 0 रह गया, तो अब राइट साइड में जो टर्म्स हैं वो 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 आएगा। 19.6 ये और 19.6 ये भी है ना। ये दोनों को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे, माइनस है यहाँ पर तो यहाँ जाने पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब इतना इक्वल टू इतना, है ना, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों नंबर एक ही है ना, इसलिए पावर 2 किया जा सकता है 19.6 का स्क्वायर। तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 19.6 का स्क्वायर। अब अगर पावर सेम है तो फिर आप पावर को कैंसिल कर सकते हैं, तो बेस क्या होगा, इक्वल होगा। बेस इक्वल होने से क्या आया हमें, v इक्वल टू 19.6, और यही 19.6 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हुआ पार्ट ए का, ठीक है। चलिए, तो अब रही बात पार्ट बी की। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट तक पहुंचने में बॉल ने जितना टाइम लिया उस टाइम को पता कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारे लिए इक्वेशन वो होना चाहिए जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो, ठीक है। पहले वाले पार्ट में टाइम से कोई सरोकार नहीं था, इसलिए हमने उसमें टी का जो इक्वेशन होता है या होना चाहिए उसको हमने यूज नहीं किया। अब इसमें हमारा टाइम इन्वॉल्व होने जा रहा है, टाइम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो टाइम इन्वॉल्व क्वेश्चन जो है तभी सोल्व हो सकता है जब टाइम इन्वॉल्व इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब टाइम इन्वॉल्व इक्वेशन तो हमारे पास दो ही हैं, एक v2 इक्वल टू v1 माइनस gt और दूसरा h इक्वल टू v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर, यही ना था।
यस अपवर्ड मोशन में, तब हमारे लिए दोनों में से कोई भी सुटेबल है, दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे। अगर हमें लगता हो कि जो भी क्वांटिटीज हैं टाइम को छोड़ करके बाकी सब हमारे लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है, जी मौजूद तो है, v1 नहीं था लेकिन हमने v1 निकाल लिया, तो अगर हम h इक्वल टू हाफ v1t माइनस हाफ dt स्क्वायर यूज करें तब भी उससे निकल जाएगा, v1 तो अब हमें मालूम हो गया है, यस ये भी हो सकता है। और v2 इक्वल टू v1 माइनस dt अगर हम यूज करें तो इससे भी हमें टाइम निकल जाएगा, यस तो आसान तो v2 इक्वल टू v1 माइनस gt ही है, तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, तो जब हमने यूज किया v2 इक्वल टू v1 माइनस dt, क्योंकि इसमें टाइम अवेलेबल है ना, टाइम t इन्वॉल्व है, भले हमें इसका वैल्यू नहीं मालूम है, यही तो निकालना है ऐसा है, तो इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन है तो इन्वॉल्व इसमें, तो v2 हमें मालूम है, v1 हमें मालूम है, g अंडरस्टूड है, ये सारे वैल्यूज जो हमें अवेलेबल है वो हमने इसमें पुट अप कर दिए, और जो नहीं मालूम है t, वो t है जो नहीं मालूम है, तो t को हमने यूं ही रहने दिया एज इट इज। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 9.8t जो निगेटिव है इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 19.6 राइट साइड में रह जाएगा। तो अब देख लीजिए कि 19.6 को कैंसिल किया जा सकता है 9.8 से 2 टाइम्स में, तो हमने यहाँ और यहाँ कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स में। अब बचा क्या, LHS में सिर्फ t बच गया, RHS में कितना आएगा 2, तो ये t का वैल्यू हो गया 2, यही 2 सेकेंड्स हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, अगर आप h इक्वल टू यूज करते तब उससे भी निकाला जा सकता था, जी उससे भी निकाला जा सकता था। लेट्स सी, देख लें, यस इससे भी t इक्वल टू 2 सेकेंड ही आया है ना। इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ा स्टेप्स ज्यादा हुआ है क्योंकि ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, इसलिए कैसे ये किया गया, h इक्वल टू v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर है, तो h का वैल्यू तो 19.6 है, अब v1 का वैल्यू हमने अभी इससे पहले पार्ट ए में निकाला था 19.6 ही, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर 19.6 रख दिया। ठीक है, t अननोन है, t को यूं ही छोड़ दिया, फिर हाफ है, फिर g का वैल्यू अंडरस्टूड है 9.8, तो 9.8 हमने ले लिया। ओके, और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर रहने दिया यूं ही, 2 से 9.8 4.9 के जरिए कैंसिल हो रहा है, तो 4.9 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया, 4.9 आया। अब 4.9 इसमें और 4.9 इसमें भी कॉमन लिया जा सकता है, वो कॉमन हमने अगला स्टेप में ले लिया, तो 4.9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 19.6 में अगर 4.9 कॉमन लेंगे तो 4 रह जाएगा, तो 4 यहाँ आया है ना, और ये t रह जाएगा, तो 4t रह गया, और यहाँ पर क्या रहा, अब तो ओनली 4.9 ही t स्क्वायर था ना, 4.9 कॉमन ले लिया तो t स्क्वायर बच जाएगा ओनली, तो t स्क्वायर रह गया, तो 4t माइनस t स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4.9 से 19.6 राइट साइड से लेफ्ट साइड में देख लीजिए, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए, अब कैंसिल हो रहा है तो अब कैंसिल करने पर 4 बचा, अब 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 इक्वल टू अब रह जाएगा 4t माइनस t स्क्वायर। ये अब आ करके इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, और 4t प्लस है तो माइनस हो जाएगा राइट से लेफ्ट आने पर, और 4 तो पहले ही से लेफ्ट में है इसलिए प्लस का प्लस ही रहेगा, है ना, तो राइट साइड में अब क्या बचा 0, है ना, तो अब ये t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 हो गया और इक्वल टू 0 राइट साइड में हो गया, तो ये तो एक a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टर्न हो रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो जब t माइनस 2 का स्क्वायर लिखने पर 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि राइट साइड में 0 ही है, तो 0 के बराबर करने पे अब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर खुद ही 0 होगा, बिना 0 के किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 नहीं होता है, तो t माइनस 2 ही 0 है, तो t माइनस 2 ही अगर 0 है तो 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा 2, तो ये 2 सेकंड उससे भी आ गया, है ना। तो इस तरह से आपने इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, तो है तो कॉन्सेप्ट आप रख लीजिए, आप अपने बनाते वक्त इस्तेमाल या यूज एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन कुछ भी कीजिए, है ना, लेकिन जब ऑप्शन रहेगा तभी ना उसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारे लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपके सामने है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का रखिए। ओके, अब आइए पार्ट सी में। पार्ट सी में कहा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है
उस टाइम से 1 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगा बताइए, और उस टाइम के 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो 2 सेकंड में पहुंचा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा हुआ टाइम कितना था 2 सेकंड। तो 2 सेकंड से 1 सेकंड बिफोर कितना हो जाएगा, है ना, तो 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 1 सेकंड आएगा। तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा बॉल का जब ऊपर जा रहा हो, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना है हमें। जी, तो ये 1 सेकंड बिफोर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में जो टाइम लगा 2 सेकंड, उससे 1 सेकंड पहले कितना वेलोसिटी होगा बॉल का वो निकल गया। कितना आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड। क्या हमने यूज किया इसके लिए, v2 = v1 - dt में हमें किन का वैल्यू अवेलेबल है, v1 का वैल्यू अवेलेबल है 19.6, g का वैल्यू अंडरस्टूड है 9.8। ठीक है, t हमें मालूम है 1 सेकंड, अब मालूम हुआ, पहले नहीं था अब मालूम हुआ। ठीक है, तो 1 सेकंड, तो अब इनमें वैल्यूज को रखा जाए और सिंपलीफाई किया जाए तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 19.6 - 9.8 आ रहा है, और उसमें जब माइनस कर रहे हैं तो 9.8 ही आ रहा है ना, वही आएगा ही। तो 9.8 ही मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा, ठीक 1 सेकंड पहले, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले यही स्पीड होगा। तो यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचता है तो 2 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड पहले तक वो हो सकता है इस बीच में ही कहीं पर रहेगा, मान लीजिए यहीं पर रहता हो, तो उस वक्त का वेलोसिटी ये v2 है ना। यहाँ पर हमने v2 लिखा है 0 ना, लेकिन वो वेलोसिटी v2 मैक्सिमम हाइट पर हमने यूज किया था पार्ट ए के आंसर करने में, लेकिन जब हम ये v2 को यूज कर रहे हैं तो 1 सेकंड पहले तक वाला जो पोजीशन रहेगा बॉडी का, बॉल का, वहां पर क्या वेलोसिटी होगा उसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से 1 सेकंड बाद कितना स्पीड होगा ये हमें बताना है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकंड और बाद, है ना। तो 2 सेकंड तो पहुंचता है मैक्सिमम हाइट पे, 2 सेकंड में पहुंचता है, तो 2 सेकंड के बाद 1 सेकंड और लेना है, तो 3 सेकंड हो जाएंगे। तो 3 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा अब ये हमें निकालना है। तो 1 सेकंड यहाँ पर बिफोर लिखा था, इसको आफ्टर कर लीजिए, और यहाँ प्लस कर लीजिए, और यहाँ 3 कर लीजिए, तो 2 + 1 3 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर v2 = v1 - gt कर रहे हैं ना जी, कीजिए, ठीक है। लेकिन अब t का वैल्यू जो पहले लिए थे 1 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे 3, तो 3 ले लीजिए। अब 3 जब लीजिएगा तब फिर सिंपलीफाई क्या करेंगे, 19.6 - 3 × 24, 3 9 27 और 2 29, है ना। अब कितना आएगा ये, तो 19.6 में 29.4 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है -9.8। माइनस के साथ जो साइन आ रहा है ना, वेलोसिटी बता रहा है कि v2 मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगा वो -9.8 मीटर पर सेकंड का होगा। अब इसमें क्या मीनिंग हिडन है, इसका मीनिंग ये होगा कि बॉल बजाय ऊपर जाने के जी नीचे आएगा, हालांकि बॉल तो फेंका गया था, थ्रो अप किया गया था ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले तक भी वो ऊपर ही की तरफ जा रहा था, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद 1 सेकंड, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकंड बाद अब उसका वेलोसिटी बता रहा है माइनस, इसका मतलब बॉल इज कमिंग डाउन, अब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, जो मोशन दिया गया था उस मोशन के अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हियर नेगेटिव साइन shows that the ball is coming down, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए आप लिख सकते हैं v2 = 9.8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड में, है ना। ये डाउनवर्ड रहेगा और वो जो इससे पहले वाला था 1 सेकंड पर वो अपवर्ड रहेगा। ठीक है, डाउनवर्ड। तो ये हुआ इसका पार्ट का आंसर, है ना, आंसर। ठीक है, तो अब आइए पार्ट सी के बाद पार्ट डी को अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी में वो टाइम टेकन हमको बताना है जो लिया जाता है बॉल के जरिए
अपने ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में और मैक्सिमम हाइट से ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आने में, है ना। इसको अगर ऊपर की तरफ थ्रो अप कर दिया जाए तो देखा आपने, नीचे से ऊपर गया और ऊपर से फिर वापस अपनी जगह पर आया, जैसे हमने कैच कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें कितना टाइम लगा, वही चीज यहाँ पर है ना। तो अब जो सवाल हमारे पास है इसका जवाब तो बहुत आसान है, क्योंकि इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था, ये पार्ट बी में हम आंसर कर चुके हैं 2 सेकंड का। तो नेचुरली वहां से वापस यहाँ तक आने में भी उसे 2 ही सेकंड का लगेगा। अगर उसे फ्रीली यहाँ से रिलीज कर दिया जाए तो टाइम उतना ही लगेगा इस पोजीशन तक पहुंचने में, जितना इस पोजीशन से ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा था। तो 2 सेकंड जाने में और 2 सेकंड आने में 4 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। यस 4 सेकंड हो गया जी। सेकेंड मेथड, टू फाइंड टोटल टाइम टेकन, है ना। इस टोटल टाइम को निकालने के लिए हम सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं। इससे पहले जो ABC पार्ट था उसका आंसर करने के लिए नहीं। इसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बॉल जो यहां से यहां गया मैक्सिमम हाइट तक और वापस आया, तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर हम ये वापस ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वापस आता है हमारे पास ही, तो जहां से फेंका गया था, थ्रो किया गया था आप जी, तो वहां पर पहुंचा मैक्सिमम हाइट पर, वापस आया अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों देखा जाता है और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाता है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 0। H इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फॉर्मूला था जी, वो क्या था, v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर जी। H का वैल्यू हम किससे देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर से, ठीक है। तो अब H अगर 0 है तो ये पूरा फैक्टर ही 0 रहेगा, ओके। नाउ आप इसे सिंपलीफाई करेंगे, यही ठीक। तो अब आप देखिए कि t स्क्वायर और t दोनों जगहों पर अवेलेबल है, t आप कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, नहीं तो फिर ये पूरा टर्म को राइट साइड ले जाइए, है ना। दोनों में से कोई एक काम कीजिए। चलिए मैं राइट साइड ले जा रहा हूं, ये स्क्वायर इस t से कैंसिल हो जाएगा, है ना, सेम क्वांटिटी है इसलिए। अब क्या बचेगा, 9.8 से ये 19.6 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, यहाँ 2, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 2। अब t का वैल्यू फाइंड आउट करना रह गया, t तो इधर नहीं रहा, अब LHS में t अब नहीं रहा, तो t का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को ले जाएंगे राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या होगा 2 into 2 कितना आ जाएगा 4, और यही 4 सेकंड हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हुआ, ठीक है जी। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड से भी रिजल्ट जो आना चाहिए था, जो वही आया जो फर्स्ट मेथड में आया था। फर्स्ट मेथड में भी हमने क्या पाया था 4 सेकंड, सेकंड मेथड में भी हमारा कितना आया 4 सेकंड। तो इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल्स ओवर, तो आज का क्लास भी ओवर।